हेलो फ्रेंड्स, चैप्टर 2 स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों की एक छोटी सी हेल्प लेना चाहता हूँ एक बिजनेसमैन के लिए। ठीक है, एक बिजनेस है, उनके ओनर को एक दिन आइडिया आता है कि उनको एक न्यू चेन ऑफ बिजनेस स्टार्ट करनी है। ठीक है, ये बिजनेस है, उसका ओनर है और ये न्यू चेन ऑफ बिजनेस स्टार्ट करनी है। न्यू चेन ऑफ बिजनेस यानी कि जैसे वो एक पर्टिकुलर बिजनेस में काम कर रहा है, ठीक है, तो उस बिजनेस में एक नया प्रोडक्ट और जोड़ना है। ठीक है, ये हो सकता है ना, तो ये एक बिजनेस उसे स्टार्ट करना है। ठीक है, अब इसके लिए उसको इतनी नॉलेज है नहीं, ठीक है, उसको तो दिमाग लगाना है, पैसे लगाने हैं, ठीक है, दिमाग लगाने नहीं, पैसे लगाने हैं। ठीक है, तो अब आप लोगों से वो कंसल्ट कर रहा है। ठीक है, अब आप लोग उसकी मदद क्यों करोगे? बिकॉज यू आर वन ऑफ द मेंबर ऑफ हिज मैनेजमेंट टीम। ठीक है, ये उसकी जो मैनेजमेंट टीम है, मैनेजमेंट टीम जो है, ठीक है, उसमें से आप एक उसके मेंबर। ठीक है, तो देयरफॉर ये आपसे कंसल्ट करेगा। ठीक है, तो अब आप लोगों को पता लगाना है, ठीक है, आप सभी लोगों को पता लगाना है कि एक्चुअली में ये इस न्यू चेन ऑफ बिजनेस में एंटर कर कैसे सकता है। ठीक है, किस तरह से कर सकता है, क्या ऑप्शंस है। ठीक है, आप लोगों ने सोचा, ठीक है, रिसर्च करी, ठीक है, और फिर उसके बाद में 3 ऑप्शंस निकाले। वो 3 ऑप्शंस क्या है? ऑप्शन 1 कि आप उसी एग्जिस्टिंग बिजनेस में कोई अगर कंपनी रन कर रही है दूसरी, ठीक है, छोटी सी कंपनी है, हम उसको एक्वायर कर सकते हैं, हमारा काम है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन इज एक्विजिशन ऑफ कंपनी। सेकंड ऑप्शन क्या है? सेकंड ऑप्शन है कि एक छोटा प्रोजेक्ट पहले ले लें, ठीक है, उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन हो गया टेकिंग प्रोजेक्ट। तीसरा ऑप्शन क्या है? तीसरा ऑप्शन ये है कि हम डायरेक्टली एक न्यू ब्रांच स्टार्ट कर दें, ठीक है, जिसमें हम इसी बिजनेस को प्रमोट करें, इसी बिजनेस से हमारे ओवरऑल बिजनेस को आगे बढ़ाएं। ठीक है, तो थर्ड इज न्यू ब्रांच। ठीक है, अब आपने ये सारे आइडियाज जो है वो हमारे ओनर को तो प्रेजेंट कर दिए। ठीक है, अब ओनर पूछता है कि इन तीनों में से बेस्ट कौन सा है। अब आपको मदद करनी है। ठीक है, इन तीनों में से बेस्ट कौन सा है, उसके लिए आप लोग दिमाग लगाओ। ठीक है, तो अब आप क्या बोलोगे कि इन तीनों में से बेस्ट कौन सा है, ये कैसे पता कर सकते हैं हम इन तीनों को कंपेयर करेंगे, फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल। इससे और आगे क्या करोगे? ठीक है, फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से आप कंपेयर करें। ठीक है, तो फर्स्ट इज फाइनेंशियल एंड सेकेंड इज नॉन फाइनेंशियल। ठीक है, नॉन फाइनेंशियल एस्पेक्ट वो एस्पेक्ट्स होते हैं दोस्तों जो जैसे हमारे बिजनेस को स्टार्ट करने से सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रही है हमारी। ठीक है, पॉल्यूशन तो नहीं हो रहा है, एनवायरनमेंट कैसा है, हमारा बिजनेस कोई मतलब जिस एनवायरनमेंट में हम रहते हैं उनके उसी एनवायरनमेंट में जो दूसरे लोग रहते हैं उनके सेंटिमेंट्स को हर्ट तो नहीं करता। ये सब चीज़ें होती है नॉन फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स। ठीक है, अभी हमें इस पे फोकस नहीं करना है, इस पे फोकस करना फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स के ऊपर। ठीक है, ओके, तो फाइनेंशियल एस्पेक्ट तो हम लोगों को बहुत अच्छे से पता होता है, कॉमर्स वालों को। ठीक है, फाइनेंशियल एस्पेक्ट मतलब क्या हो गया कि आप लोगों ने इसके जितने भी जैसे प्रॉफिट है, ठीक है, ओवरऑल में हम बात कर लें, जैसे जितने प्रॉफिट है वो कंपेयर कर लो, किस में ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा है वो हम इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो सीधी सी बात है, अब आप इन तीनों ऑप्शंस को कंपेयर करोगे और पता लगाओगे ओवरऑल में, भले आप कौन सा भी कुछ भी क्या भी करो। ठीक है, तीनों ऑप्शंस को कंपेयर करके पता लगाओगे कि बेस्ट कौन सा है। ठीक है, बेस्ट कैसे, हर इंसान के लिए बेस्ट अलग चीज होती है। बेस्ट का मतलब हो गया कि प्रॉफिटेबल कौन सा है,
ठीक है, इन तीनों में से प्रॉफिटेबल कौन सा इन्वेस्टमेंट है वो पता लगाना है। तो हमारा टारगेट क्या हुआ, हमारी मैनेजमेंट टीम का टारगेट क्या हुआ, टू आइडेंटिफाई द प्रॉफिटेबल ऑप्शन। ठीक है, ये पूरा जो है इसको मैं क्या बोल के समराइज कर सकता हूँ, इस पूरी एक्टिविटी को, इस पूरी सिचुएशन को आप लोगों ने इन तीनों ऑप्शंस को एनालाइज करना है। ठीक है, उसके बाद में पता लगाना है कि प्रॉफिटेबल ऑप्शन क्या है। इसको मैं क्या बोलता हूँ, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल। इन्वेस्टमेंट अप्रेजल क्या है, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल इज द टेक्निक्स, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल इंक्लूड्स द टेक्निक्स यूज्ड बाय एन इन्वेस्टर टू आइडेंटिफाई द प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट। ठीक है, क्या है इन्वेस्टमेंट अप्रेजल? So, ये इन्वेस्टमेंट अप्रेजल इन्वॉल्व द टेक्निक्स यूज्ड बाय द इन्वेस्टर टू आइडेंटिफाई द प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ये पूरा इन्वेस्टमेंट अप्रेजल था। ठीक है, अब मैं इस सिचुएशन को कंटिन्यू करता हूँ। आपने फोकस किया कि हमें फाइनेंशियल एस्पेक्ट को देखना होगा। ठीक है, अब फाइनेंशियल एस्पेक्ट के लिए हम क्या करेंगे, प्रॉफिट्स को कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, प्रॉफिट्स को कंपेयर करेंगे, जो भी आपको करना है। ठीक है, वो मैं आपको बता दूंगा, आपके सामने सिचुएशन रख दूंगा, आपको जो करना होगा। ठीक है, अब इसके फाइनेंशियल एस्पेक्ट पर फोकस करने के लिए मैं इस पे इसके नंबर्स लिख देता हूँ। इस ऑप्शन में कितना कॉस्ट होगी, क्या होगा, रेवेन्यू होगा, वो लिख देता हूँ, इसका लिख देता हूँ, इसका लिख देता हूँ। ठीक है, तो मैंने अब इन तीनों ऑप्शंस को लिख दिया कि तीनों ऑप्शंस के फाइनेंशियल लिख दिए हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन में रेवेन्यू है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर जो उन्होंने खर्चा किया है वो भी कैपिटलाइज हो जाता है। उसके इन्वेस्टमेंट के अंदर, इन्वेस्टमेंट ऑफ वन, ठीक है, इन्वेस्टमेंट के अंदर कैपिटलाइज हो जाता है उसके रिसर्च एंड डेवलपमेंट का खर्चा। अब वो जो खर्चा है वो ओवर द पीरियड एमोटाइज होगा। देयरफॉर मैंने जो खर्चा है वो एमोटाइज कर दिया, 2000 2000 2000 2000 एंड 2000। ठीक है, अब मतलब टोटल खर्चा हुआ कितना था, 2 into 5 ऑब्वियसली 10,000। ठीक है, अब प्रोडक्शन कॉस्ट भी है, प्रॉफिट भी है। ठीक है, अब ऑप्शन 2 में भी यही चीज चल रही है। ऑप्शन 2 में स्क्रैप जो हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, ठीक है, जो हम इन्वेस्टमेंट करेंगे उस इन्वेस्टमेंट का स्क्रैप वैल्यू भी मिल जाएगी। ठीक है, आफ्टर 3 इयर्स जब हम किसी एसेट को बेचने वाले हैं, ठीक है, तो उसकी स्क्रैप वैल्यू मिलेगी। देयरफॉर उसके ऊपर जो बचा हुआ जो वैल्यू है वो डेप्रिसिएशन का अमाउंट है। ठीक है, तो वो हमें इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगाना है। अच्छा, ईयर ऑप्शन 1 में हमने डेप्रिसिएशन क्यों नहीं लगाया जब स्क्रैप वैल्यूज कुछ नहीं है? तो ईयर 1 में कुछ ऐसी एसेट नहीं थी जो डेप्रिसिएबल हो। ठीक है, सीधी बात है, इसलिए मैंने उस ऑप्शन 1 में उस चीज को इग्नोर कर दिया। ऑप्शन 2 की बात करें तो इसमें डेप्रिसिएबल एसेट्स है। ठीक है, देयरफॉर मैंने इसको कंसीडर किया। ऑप्शन 3 में स्क्रैप वैल्यू क्या है, 1,08,000। ठीक है, 108,000। सो देयरफॉर उसका जो डेप्रिसिएशन है स्ट्रेट लाइन पे चार्ज कर लिया। अब आपको देखिएगा रेंट में, दोनों में अलग अलग रेंट लिखा है। रेंट इसमें है एग्जिस्टिंग और दूसरे पहले में है रेंट न्यू। इनका क्या मतलब है? रेंट एलोकेटेड का मतलब है कि जो हमारी एग्जिस्टिंग, क्योंकि इसमें हमने प्रोजेक्ट लिया है, ठीक है, ब्रांच वगैरह कुछ खोली नहीं। ठीक है, तो ब्रांच जहाँ पे हमने नहीं खोली है वहाँ पे तो हमें नया ऑफिस लेना पड़ा, तो नया रेंट खर्चा करना पड़ा। देयरफॉर ये रेंट न्यू लिखा है। ठीक है, अभी के लिए इतनी सी बात है। उसके बाद में जो ऑप्शन 2 में था, ऑप्शन 2 में क्या है कि हमने एग्जिस्टिंग ही एरिया में, ठीक है, एक साइड में एक ऑफिस खोल दिया। तो जो रेंट हमारा एग्जिस्टिंग लग रहा है, ठीक है, हर महीने लग रहा है जो रेंट, ठीक है, उसी में से कुछ पार्ट हमने इधर डाल दिया क्योंकि ये प्रोजेक्ट जो है उस एरिया को यूज कर रहा है। देयरफॉर रेंट एग्जिस्टिंग 1500 और रेंट न्यू 2500, इसीलिए रेंट जो नया वाला है वो ज्यादा है। अब उसके बाद बाकी सारी चीजें सेम ही है और प्रॉफिट निकाल दिया। ओके, इन्वेस्टमेंट 1, इन्वेस्टमेंट 2 एंड इन्वेस्टमेंट 3, स्क्रैप। और फिर मैंने प्रॉफिट्स का टोटल कर दिया। टोटल प्रॉफिट 1 82,000, टोटल प्रॉफिट 2 3,500 एंड टोटल प्रॉफिट 3 147,000। ठीक है, यहाँ तक तो बात बच्चे वाली थी। ठीक है, अब हमारा मेन फोकस क्या था? टू आइडेंटिफाई द प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट। तो अब मैं क्या करता हूँ, ठीक है, हम सब क्या करेंगे, इन तीनों प्रॉफिट के टोटल प्रॉफिट्स को कंपेयर करें। तो ये वाला जो है वो अच्छा लगेगा, ऑप्शन 3, क्योंकि इसमें ज्यादा प्रॉफिट है। ठीक है ना? हाँ,
हमें ऑप्शन 3 जो है वो प्रॉफिटेबल लगे, ठीक है, बिकॉज 147,000 जो है वो दोनों ऑप्शन में से सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो अब थोड़ा सा और फोकस करते हैं, थोड़ा सा और दिमाग चलाते हैं, ठीक है, कि ये जो 147,000 का जो प्रॉफिट है ना, वो हमें क्यों मिल रहा है ज़्यादा, बिकॉज कि इसका ड्यूरेशन भी ज़्यादा है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ज़्यादा होगी, हो सकता है, ठीक है, अभी तक हमने कुछ किया तो है नहीं ना, हमने तो सिर्फ टोटल लिखा है, ठीक है, हो सकता है कि प्रॉफिटेबिलिटी भी ज़्यादा होगी। अभी मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, वो आपको मैं एग्जाम्पल से समझाता हूँ। जैसे मान लो कि मैं आपको 6% रिटर्न आपके इन्वेस्टमेंट पे देने का वायदा करूँ, और वो भी 10 साल के लिए, ठीक है, 10 साल के लिए मैं हर साल 6% ऑफ रिटर्न आपको दे दूंगा, ठीक है, 10 साल के लिए। अब इसका जो प्रॉफिट है वो अब हमेशा ज़्यादा होगा, ठीक है, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ। 6% फॉर 10 ईयर्स, ठीक है, और दूसरा क्या ऑप्शन दूं मैं आपको कि मैं हर साल आपको 10% ऑफ रिटर्न दूंगा, 10% ऑफ रिटर्न, बट वो मैं 4 साल के लिए दूंगा, ठीक है। अब बताओ कि किसकी प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा होगी, ठीक है। प्रॉफिटेबल टर्म्स में देखूं तो मुझे पर ईयर देखना चाहिए, इधर मुझे 6% मिल रहा है, इधर मुझे 10% मिल रहा है, तो ये ज्यादा हुआ ना, ठीक है। इस तरीके से प्रॉफिटेबिलिटी को कंपेयर करते हैं, ठीक है। अब अगर हम टोटल देखेंगे, टोटल तो ये ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, बिकॉज हमें हर साल 10% जो रिटर्न मिल रहा है, और ये 10 साल तक चल रहा है, और 4 साल में मैच्योर हो जाएगा, ठीक है। इसलिए हम टोटल को देख के सिर्फ डिसीजन नहीं लेंगे, हम फोकस करते हैं कि एवरेज प्रॉफिट कितना होता है, एवरेज प्रॉफिट कितना होगा, एनुअल एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। इसको हटा देता हूं। ओके, सो एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए एवरेज एनुअल प्रॉफिट 1, इसको निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, 82,000 कितने साल के लिए, 5, तो 82,000 डिवाइड बाय 5, ठीक है। अब इसके लिए भी यही, डिवाइड बाय 3, ठीक है। और इसके लिए भी इसको मैं नाम दे देता हूं AP, AP1, AP2, और यहाँ पर मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ AP3, ठीक है। सो अब इसका मैं टोटल देख लेता हूँ एक बार कि एवरेज कितना होता है। इसका एवरेज होता है 16,400, ठीक है, 1167.67, ठीक है। उसके बाद में 18,375, ठीक है। अब देखो कि एवरेज प्रॉफिट कितना, एवरेज प्रॉफिट कहाँ आ रहा है ज्यादा, एवरेज प्रॉफिट ऑप्शन अभी भी ऑप्शन 3 में ही आ रहा है, ठीक है। तो हाँ, अब ऑप्शन 3 हम कह सकते हैं कि हाँ प्रॉफिटेबल हमें लग रहा है, ठीक है, बिकॉज ये प्रॉफिटेबिलिटी के टर्म्स में देखा जाए तो अभी एवरेज प्रॉफिट जो है सबसे ज्यादा आ रहा है ऑप्शन 3, हर साल जो प्रॉफिट कमा रहे हैं वो ज्यादा कमा रहे हैं, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि इट इज ऑप्शन 3, ठीक है, जो कि एक बेटर इन्वेस्टमेंट है इन तीनों में से, ठीक है। सिर्फ एवरेज प्रॉफिट को कंसिडर करूं तो, ठीक है। अब आप ऐसा क्यों बोल रहे हो एवरेज प्रॉफिट को कंसिडर करो तो, ठीक है, क्योंकि इसमें एक चीज और है जो हम फोकस कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। एक चीज और है, वो क्या है कि अभी तक जो हमने फोकस किया वो सिर्फ एब्सोल्यूट टर्म्स में फोकस किया कि टोटल कितना मिल रहा है, ठीक है। अगर हम परसेंटेज टर्म्स में फोकस करें तो, ठीक है, परसेंटेज टर्म्स का क्या मतलब हुआ कि अगर हम इस प्रॉफिट को, जो ये हर साल जो प्रॉफिट कमा रहे हैं, इस प्रॉफिट को हमारे इन्वेस्टमेंट से कंपेयर करें तो, ठीक है। अच्छा, कंपेयर करके देखते हैं, 16,400 डिवाइड बाय 1 लाख, परसेंटेज कितना आता है, 16%,
16% है। ठीक है, अब मैं इसको क्या बोल सकता हूँ? ठीक है, ये तो हो गया हमारा रिटर्न पर ईयर का रिटर्न। अब और ये थी हमारी इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट को हम क्या बोलते हैं? कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, तो ये बन जाता है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ROCE। समझ आई आप लोगों को बात? ROCE, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, इसके लिए भी मैं ये कैलकुलेट करूंगा, ROCE कितना होता है? 1167.67 डिवाइड बाय 6500। ठीक है, इसका बनता है 2%, दिस डिवाइड बाय दिस। ठीक है, इसके लिए भी यही ROCE 18375 डिवाइड बाय 1,40,000, दैट इज अराउंड 13%। अब आया ना कहानी में ट्विस्ट। ठीक है, इसमें तो है ऑप्शन ROCE of 1, ROCE of 2, ROCE of 3। इसमें है 13%, इसमें है 2%, इसमें है 16%। अब किस पे ज्यादा है? अब किस पे ज्यादा है? ऑप्शन 1 में। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर परसेंटेज टर्म में फोकस करो। ठीक है, 16% जो सबसे ज्यादा रिटर्न दे। ठीक है, ऐसा क्या हो रहा है यहाँ पे कि एब्सोल्यूट में इधर ज्यादा है और परसेंटेज में उधर ज्यादा है। ठीक है, अब पहले मैं आपको ROCE का मतलब समझा। ठीक है, ROCE सिंपल लैंग्वेज में क्या होता है? ROCE का मतलब है कि ये जो परसेंटेज है वो क्या डिनोट करता है? ये परसेंटेज डिनोट करता है कि हर साल आपका पैसा कितने अमाउंट से ग्रो हो रहा है। हर साल यहाँ पे 1 लाख, आपने जो 1 लाख डाल दिया वो हर साल 16% से ग्रो हो रहा है ऑन एन एवरेज। इधर 2% से ग्रो हो रहा है ऑन एन एवरेज, और इधर 13% से ग्रो हो रहा है ऑन एन एवरेज। ठीक है, एब्सोल्यूट में भले ही ज्यादा है बिकॉज इसके ईयर, नंबर ऑफ ईयर्स भी ज्यादा है। ठीक है, और इधर प्रॉफिट भी हमें ज्यादा मिल रहा है। ठीक है, प्रॉफिट ज्यादा मिल रहा है इसलिए जब हमने इन्वेस्टमेंट, अब जैसे मान लो मैं आपको एग्जांपल दूं, अब मैं आपको ये समझाता हूँ कि एब्सोल्यूट टर्म्स में इधर ज्यादा मिल रहा है, परसेंटेज टर्म में इधर ज्यादा मिल रहा है। ठीक है, यानी एब्सोल्यूट टर्म में इधर ज्यादा मिल रहा है और कम क्यों मिल रहा है परसेंटेज टर्म्स में? तो इसके लिए एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे आप किसी बैंक में गए इन्वेस्ट करने के लिए, आपको रिटर्न दिखते हैं वहां पे। रिटर्न जो है वो है 20,000 एक स्कीम में और दूसरी स्कीम में है 5,000। ठीक है, अब आपको बोला जाए कि इस जब रिटर्न किस में ज्यादा है, ठीक है, तो आपको 20,000 वाला ही अमाउंट ज्यादा लग रहा है। लेकिन जब आप इन्वेस्ट करने गए तो आपसे यहाँ पे 1 लाख मांगे और यहाँ पर कितना मांगा? यहाँ पर आपसे मांगा जाता है सिर्फ 20,000, सॉरी 18,000, कंफ्यूजन हो, 18,000। ठीक है, अब आपको कौन सा ज्यादा बेटर लगेगा? इसके लिए आप क्या करोगे कि 20 डिवाइड बाय 1 लाख 5K डिवाइड बाय 18,000। ठीक है, ये परसेंटेज निकाल लो, ये तो हो गया 20% और ये हो गया 5 डिवाइड बाय 18 into 27.78%। कौन सा ज्यादा है? आपको क्या लग रहा था ये ज्यादा है, लेकिन अब ये ज्यादा है। ठीक है, तो आपको हमेशा रिलेटिव टर्म्स में फोकस करना चाहिए, एब्सोल्यूट भी फोकस करना चाहिए, बट ज्यादातर समय आपको रिलेटिव टर्म्स में ही ध्यान रखना है बिकॉज यू आर मेकिंग इन्वेस्टमेंट और उसी के हिसाब से आपको सोचना होगा कि हमारे इन्वेस्टमेंट में हमको हर साल कितना रिटर्न वापस मिल रहा है। ठीक है, this could be solved by ROCE, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड टेक्निक ऑफ इन्वेस्टमेंट अप्रेजल। ये आपकी पहली टेक्निक है इन्वेस्टमेंट अप्रेजल की। ठीक है, तो इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं हमारा सेकंड चैप्टर, बेसिक इन्वेस्टमेंट अप्रेजल टेक्निक, जिसमें से आपकी पहली टेक्निक जो थी वो है पहली टेक्निक जो है वो है ROCE। ठीक है, जो कि आपने ऑलमोस्ट पढ़ ली है। ये जो चीज है ROCE, ठीक है, अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। ठीक है, अभी के लिए देखो दोस्तों, आपको ROCE ऑलमोस्ट समझ में आ गया है, इसमें कोई मिस्टेक नहीं होगी अनलेस एंड अनटिल आप मेथड को अप्लाई करने में मिस्टेक करो। ठीक है, फर्स्ट मेथड जो है आपको क्लियर हो गया। फर्स्ट मेथड का मतलब क्या? ये एक ऐसा मेथड है जिसमें हमने इन्वेस्टमेंट को कंपेयर किया है जो हम फर्स्ट ईयर में करने वाले हैं। ठीक है, जब इनिशियली जो इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं उसको कंपेयर किया है हमने हमारे रिटर्न से। देयरफॉर दिस मेथड इज कॉल्ड इनिशियल कैपिटल कॉस्ट मेथड। ठीक है, जिसमें हमने हमारा इन्वेस्टमेंट लगाया इनिशियल कैपिटल कॉस्ट और उसके बाद में रिटर्न कमाया। ठीक है, अब
ऐसा ही होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा और क्या हो सकता है, इसके अलावा एक और मेथड है, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं लगता, ठीक है, बिकॉज इसमें इस मेथड में क्या है कि हमने फोकस किया है कि हम जब इन्वेस्टमेंट करेंगे तब हम कितना पैसा डालेंगे, हमारा 1 लाख रुपए लगा हुआ होगा। जब हम इन्वेस्टमेंट निकालेंगे तब हमारे पास कितना पैसा होगा, स्क्रैप वैल्यू में 0, ठीक है। ऑप्शन 2 में आओ वापस से। ऑप्शन 2 में इन्वेस्टमेंट जब करेंगे तब 65,000 का अमाउंट हमारा बिजनेस में होगा, एंड जब हम रिडीम करेंगे हमारे इन्वेस्टमेंट को, जब हम खत्म करेंगे तब हमारे पास 14,000 अमाउंट होगा। तो 65,000 और 14,000 का एवरेज जो होगा ना वो हमारा इन्वेस्टमेंट होगा। ये है सेकंड मेथड का मतलब, ठीक है। ओके, सो अब मैं अगर इस पूरे सिनेरियो में सेकंड मेथड अप्लाई करूं आरओसी का, जो क्या होता है, एवरेज कैपिटल इन्वेस्टमेंट, ठीक है। इसमें मैं इन्वेस्टमेंट, जो ये इन्वेस्टमेंट 1 है, मैं इसको इस मेथड के हिसाब से लिखूं तो क्या होगा, 1 लाख प्लस 0 डिवाइड बाय 2, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 एंड ऑप्शन 3। 1 लाख प्लस 0 डिवाइड बाय 2। ऑप्शन 2 में कितना होगा, 65,000 प्लस 14,000 डिवाइड बाय 2। 65,000 प्लस 14,000 डिवाइड बाय 2, ठीक है। थर्ड ऑप्शन में क्या होगा, 140,000 एंड 108,000 डिवाइड बाय 2। ओके, सो 50,000 हो गया फर्स्ट वाला, तो 39,500 हो गया एंड 124। 50,500 हो गया एंड 124,000। ओके, अब आरओसी निकालना है। ये तो हो गया एवरेज कैपिटल इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला। जब आपने इनिशियल इन्वेस्टमेंट ले लिया, स्क्रैप वैल्यू ले लिया और तुम दोनों का एवरेज कर दिया, ठीक है। ये इतना सिंपल ही है। इनिशियल कैपिटल कॉस्ट ले ली, एवरेज इनिशियल कैपिटल कॉस्ट ले ली, स्क्रैप ले लिया और उन दोनों का एवरेज। स्टार्टिंग में कितना पैसा डाल के रखा था, जब रिडीम किया तब कितना पैसा था, और दोनों का एवरेज निकाल लिया, ठीक है। ये दोनों का एवरेज निकाल लिया। ये है, ये मतलब ये कुछ एक एक्स्ट्रा चीज है बस इस मेथड में। बाकी तो आरओसी निकालना सिंपल है। इसको इस प्रॉफिट से कंपेयर कर लो, ठीक है। ये जिस तरीके से किया ना आरओसी 1, ठीक है, आरओसी इस तरीके से निकालो, इस ऑप्शन से आरओसी निकालो तो कितना आएगा, तो 16,400 का प्रॉफिट एवरेज और डिवाइड कर दूंगा मैं 50,000 से। ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन सेकंड मेथड से आरओसी निकालने का तरीका। मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब बोर्ड कवर हो गया, मैं यहाँ पे रब करता हूँ और उसके बाद में लिखता हूँ। सो आई हैव रिटन दिस, ठीक है। अभी मैंने इस बॉक्स में आरओसी का फर्स्ट ऑप्शन, फर्स्ट जो मेथड है इनिशियल कैपिटल कॉस्ट, उससे आरओसी निकाल दिया, ठीक है, 16,230। एंड उसके बाद में सेकंड मेथड जो कि था एवरेज एनुअल इन्वेस्टमेंट, उससे भी आरओसी निकाल दिया। एवरेज एनुअल इन्वेस्टमेंट से जो आरओसी निकलेगा उसका फॉर्मूला क्या है, एवरेज एनुअल प्रॉफिट, ठीक है, जो ये है। उसके बाद में उसको मैं टोटल डिवाइड कर दूंगा एवरेज इन्वेस्टमेंट से, और एवरेज इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला ये इनिशियल कैपिटल कॉस्ट प्लस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय 2, ठीक है। इनिशियल कैपिटल कॉस्ट 100,000 प्लस 0 डिवाइड बाय 2, और ये तो है 16,400 एवरेज एनुअल प्रॉफिट। ये ऑप्शन 2 के लिए, ऑप्शन 3 के लिए, ठीक है। ये दोनों ही मेथड आ सकते हैं आपके एग्जाम में। आपको इनिशियल कैपिटल कॉस्ट यानी कि मेथड 1 ही इस्तेमाल करना है अनलेस स्टेटेड अदरवाइज, ठीक है। जब तक आपको बोला नहीं जाए मेथड 2 पे जाने के लिए, तब तक आपको मेथड 1 ही इस्तेमाल करना है, ठीक है। अब आप थोड़ा ध्यान से सोचो कि एवरेज इन्वेस्टमेंट वाले मेथड में जो आरओसी है वो हमेशा ही ज्यादा है, हर ऑप्शन पे ज्यादा ही है, ठीक है। तो ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए हो रहा है दोस्तों क्योंकि हमने यहाँ पर जो मेथड 1 में डायरेक्टली डिनोमिनेटर इनिशियल कैपिटल कॉस्ट ले लिया था, लेकिन यहाँ पे हमने हमारे डिनोमिनेटर को ही कम कर दिया, ठीक है। तो
न्यूमरेटर कम नहीं हुआ, न्यूमरेटर सेम है, प्रॉफिट सेम है, बट हमने हमारे इन्वेस्टमेंट को ही कम कर दिया, इन्वेस्टमेंट को ही एवरेज कर दिया। हमने माना कि स्क्रैप वैल्यू भी एक तरीके से रिकवर हो रहा है हमारा इन्वेस्टमेंट, तो उसको हमने ऐड कर दिया और डिवाइड बाय 2 कर दिया, उस वजह से आरओसी ज्यादा आ रहा है। ठीक है, तो ये सिर्फ एक कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हो रहा है। ठीक है, और आप ये भी समझ सकते हो कि हमें स्क्रैप वैल्यू वापस मिल रही है। ठीक है, तो हम उसको एज ए इन्वेस्टमेंट ना माने। ठीक है, तो ये जो है वो मेथड 2 में रिप्रेजेंट हो जाता है। ठीक है, सो दिस इज ऑल फॉर द आरओसी। अब हम आते हैं इसके कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पे। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर भी फोकस करना उतना ही जरूरी है जितना इनके मेथड्स के ऊपर फोकस किया। ठीक है, क्योंकि इसी से हमें पता चलेगा कि एक्चुअली में क्या कौन सा मेथड जो मेथड हमने अप्लाई किया है, ठीक है, वो मेथड कितना ज़्यादा एक्यूरेट, कितना ज़्यादा फायदेमंद है। क्योंकि अगर ये मेथड ही है तो हमारा काम हो जाता है। ठीक है, हम हमारे बिजनेसमैन की मदद कर सकते हैं इन तीनों ऑप्शन में से। ठीक है, ऑन बेहतर इन तीनों ऑप्शंस में से सबसे बेस्ट कौन सा है? ठीक है, इन तीनों ऑप्शंस में से अगर मैं आरओसी पे फोकस करूं तो सबसे बेस्ट कौन सा है? सबसे बेस्ट है ऑप्शन 1, बिकॉज इसमें दोनों ही मेथड में आरओसी सबसे ज्यादा। ठीक है, ऑब्वियसली हो गई है। ठीक है, क्योंकि इसमें जो एवरेज प्रॉफिट है पर ईयर एज कंपेयर टू इन्वेस्टमेंट वो ज्यादा है। हर साल हमारा पैसा एक बड़े परसेंटेज अमाउंट एक बड़े परसेंटेज से ग्रो हो रहा है। ठीक है, देयरफॉर ऑप्शन 1 इज द सुटेबल ऑप्शन फॉर अस। ठीक है, बढ़ते हैं आगे।